हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ईएनटी सीरीज़ के अगले वीडियो जिसका नाम है गैलीस टेस्ट। हम अब तक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट पढ़ते हुए आ रहे थे जिसका हमारा लास्ट पार्ट बचा है जिसका नाम है गैलीस टेस्ट। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के हमने सारे टाइप रेनीस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, एबीसी, शॉबैक, बिंग ये सारे टेस्ट पढ़ लिए हैं। ये आखिरी टाइप गैलीस टेस्ट बचा है जो कि कई बार शॉर्ट नोट्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। गैलीस टेस्ट में हमें किसका असेसमेंट करना होता है? गैलीस टेस्ट में हम असेसमेंट करते हैं बोन कंडक्शन का। बोन कंडक्शन यानी कि सेंसरी न्यूरल पाथवे। और एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ, गैलीस टेस्ट में हमें एग्जामिन करना होता है इंक्रीज्ड एयर प्रेशर के इफेक्ट को इन ईयर कैनाल, किस पर? हियरिंग पर। मतलब जब हम ईयर कैनाल में एयर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका हियरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ का एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है। और इसके लिए एयर प्रेशर को चेंज करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है शिगल्स स्पेकुलम डिवाइस। तो इस डिवाइस को यूज़ करके, जिसका नाम है शिगल्स स्पेकुलम, एयर कैनाल के प्रेशर को चेंज किया जाता है। और क्या होता है कि एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को लेते हैं, मैस्टॉइड के ऊपर रखते हैं। कब? जब हम एयर प्रेशर को ईयर कैनाल पे चेंज करते हैं। तो पूरी कहानी क्या है कि शिगल स्पेकुलम को लेना है, ईयर कैनाल के प्रेशर को इंक्रीज करना है और साथ ही साथ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को मैस्टॉइड पे रखते हैं। ठीक है। असेसमेंट क्या करते हैं? बोन कंडक्शन का असेसमेंट होता है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड एयर प्रेशर इन एयर कैनाल ऑन हियरिंग। मतलब ईयर कैनाल में एयर प्रेशर चेंज को इंक्रीज करके, ईयर कैनाल में एयर प्रेशर को इंक्रीज करके हियरिंग पे उसके इफेक्ट को एग्जामिन करना होता है। प्रिंसिपल क्या होता है गैलीस टेस्ट का? देखिए, नॉर्मली एक पेशेंट में क्या होता है, जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो नॉर्मली जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो ट्यूनिंग फॉर्क होगी वो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इनवर्ड मूव करेगी। मतलब उसे हम कहेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट्स। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट्स होगी प्रेशर इंक्रीज करने पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड पुश होगी। और जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड पुश होगी तो उसकी वजह से जो ऑसिकल्स हैं वो इनवर्ड जाएंगे, वो भी इनवर्ड मूव करेंगे और इनवर्ड मूव होने की वजह से ऑसिकल्स फिक्स्ड हो जाएंगे। तो ऑसिकल फिक्सेशन हो गया यहाँ पे। ऑसिकल फिक्स होने की वजह से तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे मिडिल ईयर पे प्रेशर इंक्रीज हुआ। जो प्रेशर था वो मिडिल ईयर पे पहुंचा, ऑसिकल्स को फिक्स कर दिया। और मिडिल ईयर पे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो प्रेशर जाएगा ओवल विंडो और राउंड विंडो से ट्रैवल करके हमारी इनर ईयर पे जाएगा और इंट्रा लेब्रिंथाइन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हुआ? प्रेशर को इंक्रीज किया जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड पुश होगी और जिसके बाद ऑसिकल्स जो हैं वो इनवर्ड मूव करेंगे, ऑसिकल्स फिक्स हो जाएंगे और प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाएगा इनर ईयर में और इंट्रा लेब्रिंथाइन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब लेब्रिंथाइन प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है वो इमोबाइल हो जाएगी। तो क्या हुआ? इमोबिलिटी ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन हुई जिसकी वजह से जो हियरिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब नॉर्मली जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी हियरिंग डिक्रीज हो जाएगी। वहीं जब प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारी इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, ऑसिकल्स वापस से मोबाइल हो जाएंगे और हमारी हियरिंग इम्प्रूव्ड हो जाएगी। तो ये था प्रिंसिपल। आपको ये मेथड, इस डिवाइस का नाम, असेसमेंट का जो हमारा एम है वो और ये प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसीजर एंड रिजल्ट। तो ऑन चेंजिंग प्रेशर विथ शिगल्स स्पेकुलम, शिगल स्पेकुलम यूज़ करके जब प्रेशर हमने चेंज किया तो उसके बाद हमें कैसे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं? तो 2 तरह के रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। या तो हियरिंग वेरी करेगी प्रेशर चेंज करने पर, या फिर कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रेशर इंक्रीज करने पे या फिर डिक्रीज करने पे हमें हियरिंग में वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे या फिर हमें कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करने पे हियरिंग वेरी करती है तो वो होती है नॉर्मल कंडीशन में या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कंडीशन में। ये होता है पॉजिटिव गैलीस। मतलब जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो जो हमारी हियरिंग है वो डिक्रीज हो गई और जब प्रेशर को डिक्रीज किया तो हियरिंग इंप्रूव हो गई। तो मतलब प्रेशर चेंज करने पर हियरिंग वेरी कर रही है तो वो हमारी नॉर्मल कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल हियरिंग पर्सन है। या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में हमें
ये देखने के लिए मिल सकता है। मतलब इन दोनों केस में हियरिंग वेरी करेगी प्रेशर चेंज करने पर। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव गैलीज, ठीक है। और अगर प्रेशर को चेंज करने पर कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिला तो वो होगा निगेटिव गैलीज। ये कब देखने के लिए मिलता है? ऑसिकुलर फिक्सेशन या फिर ऑटोस्क्लेरोसिस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऑटोस्क्लेरोसिस में या फिर ऑसिकुलर फिक्सेशन के केस में हमें निगेटिव गैलीज देखने के लिए मिलता है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा हियरिंग पे प्रेशर को चेंज करने पर। तो ये बात हुई गैलीज टेस्ट की। 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि हमने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में जितने भी टेस्ट पढ़े उनका फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आता है। तो अब तक हमने ये सारे टेस्ट पढ़े हैं। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में रेनीज टेस्ट पढ़ा, वेबर्स टेस्ट पढ़ा, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन पढ़ा, श्वाब टेस्ट पढ़ा, बिंग टेस्ट पढ़ा और अभी गैलीज टेस्ट पढ़ा। तो इन सारे टेस्ट के जितने भी फाइनल रिजल्ट आए हैं, कंक्लूजन आए हैं, वो हम देखेंगे इन 3 सिनेरियोज में। नॉर्मल पेशेंट में क्या कंक्लूजन आता है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या कंक्लूजन आता है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में इस टेस्ट का क्या कंक्लूजन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेनीज टेस्ट की। रेनीज टेस्ट में एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होता है बोन कंडक्शन नॉर्मल पेशेंट में, ठीक है। तो नॉर्मल पेशेंट में और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होता है बोन कंडक्शन। वहीं कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में बोन कंडक्शन ग्रेटर देन हो जाएगा एयर कंडक्शन के। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में एयर कंडक्शन डिफेक्टिव होता है। कंडक्शन पाथवे, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का मतलब कंडक्शन पाथवे में डिफेक्ट, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का क्या मतलब होता है? सेंसरी न्यूरल पाथवे में डिफेक्ट। तो नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है? नॉर्मली एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होता है बोन कंडक्शन। क्यों? ड्यू टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड इन मिडिल ईयर। एयर कंडक्शन में कौन कौन सा पाथवे होता है? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। और बोन कंडक्शन में डायरेक्ट इनर ईयर आता है। तो मिडिल ईयर में साउंड का एम्प्लीफिकेशन होता है, इसकी वजह से एयर कंडक्शन ग्रेटर देन होता है बोन कंडक्शन से। मतलब एयर कंडक्शन ज़्यादा देर तक सुनाई देगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या हुआ था कि बोन हमारा मिडिल ईयर डिफेक्टिव हो गया था या फिर ईयर एक्सटर्नल ईयर डिफेक्टिव हो गया था, कोई लीजन हो गया था या फिर ब्लॉकेज हो गया था, उसकी वजह से बोन कंडक्शन ग्रेटर देन आ रहा था एयर कंडक्शन में। वही सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या हुआ था कि एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन आएगा। यहाँ डिफेक्ट कहाँ है? यहाँ बोन कंडक्शन में डिफेक्ट है, इनर ईयर में डिफेक्ट है, सेंसरी न्यूरल पाथवे में डिफेक्ट है। इस वजह से जो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ था, एयर कंडक्शन ऑलरेडी ग्रेटर था, तो अभी भी एयर कंडक्शन ग्रेटर देन है बोन कंडक्शन। तो एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन का मतलब क्या है? रेनीज टेस्ट पॉजिटिव है। तो नॉर्मल कंडीशन में और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में रेनीज टेस्ट पॉजिटिव होता है और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में रेनीज टेस्ट निगेटिव होता है। मतलब बोन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। उसके बाद बात करते हैं वेबर्स टेस्ट की। तो वेबर्स टेस्ट में क्या होता है? हम बोन कंडक्शन का असेसमेंट करते हैं। एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हम वॉर्टेक्स पे या फिर सेंटर ऑफ फोरहेड पे रखते हैं और हम लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड बताते हैं कि पेशेंट को या तो दोनों ईयर्स में बराबर इक्वल हर्ड हो रहा है या तो लेटरलाइजेशन हो रहा है, किसी एक कान में उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा है तो किस कान में उसे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला सर मुझे राइट ईयर से कम सुनाई दे रहा है कंपेरेटिव टू लेफ्ट ईयर, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है। तो नॉर्मल पेशेंट में जब आप सेंटर ऑफ फोरहेड में रखोगे तो उसको लेफ्ट और राइट दोनों ईयर में बराबर और सेम टाइम तक सुनाई देगा। तो उसे हम कहते हैं नॉट लेटरलाइज्ड, मतलब दोनों कान में उसको बराबर सुनाई दे रहा है, कोई लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड नहीं है। तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है? वेबर्स टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसमें जो लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड है वो पुअरर या फिर डिफेक्टिव ईयर में आएगा। मतलब अगर पेशेंट को राइट ईयर से कम सुनाई दे रहा था तो यहाँ पेशेंट को लेटरलाइजेशन राइट ईयर में ज़्यादा सुनाई देगा या फिर ज़्यादा देर तक सुनाई देगा। तो आप कहोगे कि उसको राइट आई में पहले तो कम सुनाई दे रहा था लेकिन अभी उसको राइट आई में ज़्यादा देर तक सुनाई दे रहा है। हाँ, जो बोन कंडक्शन है वो उसको पुअरर ईयर में या फिर डिफेक्टिव ईयर में उसकी वजह से ज़्यादा सुनाई देगा। तो लेटरलाइजेशन किधर हुआ? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में पुअर ईयर में या फिर डिफेक्टिव ईयर में साउंड का लेटरलाइजेशन होगा। पेशेंट कहेगा कि मुझे जिस कान से कम सुनाई दे रहा था उधर मुझे अब ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो ये किस केस में होता है? ये होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में क्या होगा? पेशेंट कहेगा कि सर जो मेरा बेटर ईयर है, जो मेरा गुड ईयर है, उसमें मुझे सर ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा
क्वांटिटी में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, उसका साउंड मुझे बेटर आ रहा है। तो सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में गुड ईयर की तरफ लैटरलाइजेशन होगा और कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस में पुअर ईयर की तरफ या फिर डिफेक्टिव ईयर की तरफ लैटरलाइजेशन होगा, किसमें, वेबर्स टेस्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में एग्जामिनर खुद को भी एग्जामिन करता है और पेशेंट को भी एग्जामिन करता है और कंपेयर करते हैं कि दोनों में से किसको ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा देर तक सुनाई दे। देखिए, तो इसमें क्या होता है, बोन कंडक्शन का एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिनर का भी होता है और पेशेंट का भी होता है। तो एग्जामिनर खुद का भी करेगा और पेशेंट का भी करेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट में और कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस के केस में, नॉर्मल पेशेंट में और कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस के केस में एग्जामिनर को और पेशेंट को दोनों को सेम टाइम तक, इक्वल टाइम तक सुनाई देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोन कंडक्शन का टेस्ट है, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस होगा, तो इसमें कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस में दोनों को सेम टाइम तक सुनाई देगा। लेकिन सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के केस में जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाती है पेशेंट में। तो सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के केस में एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, और शॉ बैक टेस्ट में क्या होता है, अब शॉ बैक टेस्ट में और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया है। शॉ बैक टेस्ट में हम कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में हमने ट्रैगस को प्रेस करके एयर कंडक्शन को हमने एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन शॉ बैक टेस्ट में एयर कंडक्शन इंक्लूडेड रहता है। तो नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है, एग्जामिनर और पेशेंट को, जो नॉर्मल पेशेंट होगा एग्जामिनर और पेशेंट को दोनों को इक्वल सुनाई देगा। लेकिन कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस में जो हियरिंग है पेशेंट की वो लेंथेंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कंपेरेटिव टू एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर से ज़्यादा देर तक उसे सुनाई देगा। और सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के केस में एबीसी की तरह शॉर्टेंड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब पेशेंट एग्जामिनर के कंपेरेटिवली कम सुनेगा, कम देर तक। ठीक है, तो ये हो गई बात शॉ बैक टेस्ट की। उसके बाद आता है बिंग टेस्ट। बिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, ईयर कैनाल के ऑक्लूजन का इफेक्ट एग्जामिन करते हैं हियरिंग पे, कि ईयर कैनाल को ऑक्लूड कर देंगे उससे हियरिंग पे क्या चेंज आता है। तो नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा, जिसमें कोई लॉस नहीं है, तो चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट। तो नॉर्मल पेशेंट में हियरिंग में चेंज प्रेजेंट होगा, मतलब इफेक्ट ऑफ ऑक्लूजन देखने के लिए मिलेगा, हियरिंग वेरी करेगी। लेकिन कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस के केस में क्या होगा, ऑक्लूजन का जो इफेक्ट है वो एब्सेंट होगा, मतलब आप ईयर कैनाल को ऑक्लूड कर दोगे उसके बाद भी उसकी हियरिंग में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा है तो पेशेंट को कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के पेशेंट में क्या होगा कि चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट, मतलब नॉर्मल पेशेंट में और सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के पेशेंट में चेंज इन हियरिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के पेशेंट में चेंज इन हियरिंग एब्सेंट होगी। ये रिजल्ट होता है बिंग टेस्ट का। उसके बाद हम देखते हैं गैलीज टेस्ट। तो गैलीज टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज्ड एयर प्रेशर इन एयर कैनाल। ईयर कैनाल में एयर प्रेशर को इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है हियरिंग पे, हम ये देखते हैं गैलीज टेस्ट पे। तो नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है, हियरिंग वेरी करती है, आप एयर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हियरिंग डिक्रीज हो जाएगी, फिर एयर प्रेशर को आप डिक्रीज कर दोगे तो हियरिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो नॉर्मल पेशेंट में हियरिंग वेरी करती है। वही सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के केस में भी हियरिंग वेरी करेगी, ईयर प्रेशर इंक्रीज करने पर हियरिंग डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज करने पर हियरिंग इंप्रूव हो रही है। तो नॉर्मल पेशेंट में और सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के केस में गैलीज पॉजिटिव आता है और हियरिंग वेरी करती है। वही कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस, मतलब ऑसिकुलर फिक्सेशन के केस में जब ऑसिकल्स फिक्स हैं, एग्जाम्पल ऑटोस्क्लेरोसिस, इसके केस में हियरिंग में कोई वेरिएशन नहीं आता है एयर प्रेशर को चेंज करने पर। तो ये इंटरप्रिटेशन, ये रिजल्ट आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। तो आपको ये याद होने चाहिए, सारे रिजल्ट्स, तीनों सिनेरियोज और सारे टेस्ट के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा और ये इंटरप्रिटेशन आप याद रखना। थैंक यू।